If we cut a lemon with a knife and taste it, the lemon appears to be have a sour taste. तो बता रहे हैं कि अगर हम किसी नींबू को चाकू से काटें और उसको टेस्ट करें तो उसका टेस्ट हमारे लिए काफ़ी खट्टा होगा, ठीक है। द sour taste of lemon is due to the presence of an acid in it. तो ये लेमन का जो टेस्ट है वो इतना खट्टा क्यों होता है, तो उसका बता रहे रीज़न। तो लेमन के टेस्ट में जो इतनी खटास होती है वो इस वजह से होती है क्योंकि उसके अंदर एक एसिड प्रेजेंट होता है। द एसिड प्रेजेंट इन लेमन विच गिव्स इट ए सोर टेस्ट इज सिट्रिक एसिड। तो जो एसिड प्रेजेंट होता है लेमन के अंदर जिसकी वजह से उसका टेस्ट काफ़ी सोर हो जाता है, खट्टा हो जाता है, वो सिट्रिक एसिड होता है। तो डेट्स व्हाई हम कह सकते हैं कि एसिड्स आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस विच हैव ए सोर टेस्ट। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जिनका टेस्ट काफ़ी सोर होता है, काफ़ी खट्टा होता है, तो उनको एसिड बोला जाता है। और साथ ही साथ एसिड चेंजेस द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड, और एसिड जो होते हैं वो ब्लू लिटमस के कलर को रेड कर देते हैं। तो एसिड को हम डिफाइन कर सकते हैं कि एसिड्स आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस विच हैव ए सोर टेस्ट एंड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड, ठीक है। ये आप इसको इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं। तो सम ऑफ द कॉमन फ्रूट्स सच एज द रॉ मैंगो, रॉ ग्रेप्स, लेमन, ऑरेंज एंड टैमरिन एक्सेट्रा आर द सोर इन टेस्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एसिड इन दैम। तो जितने भी हमने यहाँ पे नेम लिए हैं, चाहे वो हमने रॉ मैंगो, डेट मीन्स जो कच्चे आम होते हैं उनका टेस्ट आपने देखा होगा काफ़ी खट्टा होता है। रॉ ग्रेप जो कच्चे अंगूर होते हैं वो भी आपके टेस्ट में काफ़ी खट्टे होते हैं। लेमन तो आपको बताइए, ऑरेंज भी आपको बताइए, टैमरिन डेट मीन्स इमली जो होती है उसका टेस्ट भी काफ़ी खट्टा होता है। तो इन सभी के टेस्ट में जो सॉरनेस होती है, जो खट्टापन होता है, वो बिकॉज उनके अंदर एसिड प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से इन सभी का टेस्ट काफ़ी खट्टा होता है, ठीक है। सॉल्ट मिल और साथ ही साथ जो दही होती है, ठीक है, उसके अंदर जो खटास होती है वो भी एसिड की प्रेजेंस की वजह से ही होती है, ठीक है। तो ये तो बात हुई कि एसिड क्या होते हैं। एसिड ऐसे कौन कौन से सब्सटेंसेस जिनके अंदर एसिड प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे टाइप्स ऑफ एसिड की, उनकी ऑकरेंस के बेसिस पर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ऑकरेंस के बेसिस पर हम एसिड्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, नंबर 1 ऑर्गेनिक एसिड्स और नंबर 2 मिनरल एसिड्स। तो पहले हम बात करते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में। द एसिड्स प्रेजेंट इन प्लांट मटेरियल्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड। तो ऐसे एसिड जो प्लांट मटेरियल्स में और एनिमल्स में पाए जाते हैं उनको ऑर्गेनिक एसिड बोला जाता है। ऐसे एसिड जो प्लांट मटेरियल्स में और एनिमल्स में पाए जाते हैं उनको ऑर्गेनिक एसिड कहा जाता है। ऑर्गेनिक एसिड्स आर नेचुरली ऑकरिंग एसिड, और ये जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो नेचुरली ऑकरिंग एसिड्स होते हैं, ठीक है। ये नेचुरली ऑकरिंग इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये आपके ऐसी चीज़ों के अंदर होते हैं जो कि आपके नेचुरल हैं, ठीक है, चाहे वो आपके प्लांट मटेरियल्स हो या एनिमल्स हो, दैट्स वाई ये नेचुरली ऑकरिंग एसिड्स हैं। तो कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स के हम यहाँ पर एग्जांपल की बात करें तो एसिडिक एसिड जिसको हम इथेनॉइक एसिड भी कह देते हैं, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, टार्टरिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, फॉर्मिक एसिड को हम इथेनॉइक एसिड भी कह सकते हैं। तो ये सभी के सभी ऑर्गेनिक एसिड्स हैं। सम ऑफ द नेचुरल सोर्स ऑफ दीज ऑर्गेनिक एसिड्स आर एज फॉलोज। और ये एसिड्स कहाँ पे पाए जाते हैं, जैसा अभी हमने बोला कि जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं सभी प्लांट मटेरियल्स में या एनिमल्स में पाए जाते हैं। तो कौन सा एसिड कहाँ पे पाया जाता है वो भी आप सुन लीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर एसिडिक एसिड की। तो एसिडिक एसिड जो विनेगर के अंदर पाया जाता है। विनेगर सिरका, आप जानते होंगे सिरके को यूज़ किया जाता है जब सॉसेस बनाए जाते हैं, पिकल्स बनाया जाता है, तो इन सब में हम सिरके का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो एसिडिक एसिड जो है वो सिरके के अंदर, उस विनेगर के अंदर प्रेजेंट होता है। सिट्रिक एसिड जो है वो सभी सिट्रस फ्रूट्स में प्रेजेंट होता है। सिट्रस फ्रूट का मतलब जो आपके खट्टे होते हैं, जैसे कि लेमन और ऑरेंजेस, जो ये फ्रूट्स होते हैं सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, इनमें सिट्रिक एसिड प्रेजेंट रहता है। लैक्टिक एसिड जो होता है वो सॉर मिल्क यानी कर्ड में प्रेजेंट होता है। तो कर्ड में या सॉर मिल्क में लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। टार्टरिक एसिड जो होता है वो आपके टैमरिन में और अनराइप ग्रेप्स में प्रेजेंट होता है। टार्टरिक एसिड आपके टैमरिन हमने आपको बताया था ये इमली होती है, और अनराइप ग्रेप्स जो होते हैं उनके अंदर प्रेजेंट होता है। ऑक्जेलिक एसिड जो टमाटोज के अंदर प्रेजेंट होता है, जबकि फॉर्मिक एसिड जो होता है वो आपके आंट स्टिंग में, तो जो कि आपके आंट स्टिंग में और नेटल लीफ स्टिंग में पाया जाता है। तो नेटल लीफ ये आपको बता दें मिस्टर तुषार, ये प्लांट ही होता है, तो इसलिए यहाँ पर, और जो नेटल का जो प्लांट होता है उसके अंदर जो आपका फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। प्लांट मटेरियल का मतलब प्लांट से है यहाँ पर, ठीक है। तो उस नेटल का जो प्लांट होता है ना, उसकी जो लीव्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्टिंगी होती हैं, दैट मीन्स उनमें काफ़ी कांटेदार बाल से होते हैं, उनके अंदर जो है वो आपका फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। तो अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया
कि भाई ऑर्गेनिक एसिड क्या है, तो ऑर्गेनिक एसिड नेचुरली ऑकरिंग एसिड्स हैं जो कि प्लांट मटेरियल्स में और एनिमल्स में पाए जाते हैं। करीब 6 ऑर्गेनिक एसिड को हमने यहाँ पे डिस्कस किया और बताया गया कि कौन सा ऑर्गेनिक एसिड कहाँ पर पाया जाता है। जैसे इथेनोइक एसिड, ये एसिडिक एसिड विनेगर में पाया जाता है। सिट्रिक एसिड सिट्रस फ्रूट्स में जैसे कि लेमन ऑरेंज में पाया जाता है। लैक्टिक एसिड सॉर मिल्क और कर्ड में पाया जाता है। टार्टरिक एसिड टैमारिंड और अनराइप ग्रेप्स में पाया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड आपका टमाटोज में पाया जाता है, जबकि जो फॉर्मिक एसिड है या मिथेनोइक एसिड है वो आंट स्टिंग का मतलब चींटी का जो डंक है या तो उसमें या नेटल लीफ प्लांट पेयर्स में पाया जाता है। इसके बाद देखिएगा ऑकरेंस के बेसिस पर हम एसिड को दूसरी कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, वो है मिनरल एसिड्स। द एसिड्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल्स ऑफ अर्थ आर कॉल्ड मिनरल एसिड। तो ऐसे एसिड्स जो अर्थ के मिनरल से प्रिपेयर किए जाते हैं उनको मिनरल एसिड्स बोला जाता है। मिनरल एसिड्स आर द मैन मेड एसिड। तो ये ऐसे एसिड्स हैं जो कि मैन मेड है, दैट मीन्स ह्यूमन द्वारा इनको बनाया गया, ये नेचुरली ऑकरिंग नहीं है, इनको बनाया जाता है, दैट्स वाई ये मैन मेड एसिड्स होते हैं। 3 मोस्ट कॉमन मिनरल एसिड्स की हम बात करें तो वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। नेटल लीफ स्टिंग का मतलब मैंने आपको बताया था, नेटल एक प्लांट होता है जिसकी जो लीव्स होती हैं, जो पत्तियां होती हैं, उनमें काफी ज्यादा कांटेदार बाल होते हैं, ठीक है। तो डेट्स वाई बोला गया नेटल लीफ स्टिंग। स्टिंग का मतलब कांटे से होता है, डंक से होता है। तो 3 मिनरल एसिड की हम बात कर रहे थे यहाँ पर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। कंसंट्रेटेड मिनरल एसिड है वेरी डेंजरस। मैं बता रहे हैं मिनरल एसिड्स की अगर हम बात करें तो इसमें जो कंसंट्रेटेड मिनरल एसिड्स होते हैं वो काफी ज्यादा डेंजरस होते हैं। दे कैन बर्न अवर हैंड्स एंड क्लोथ्स, वे हमारे हाथों को और कपड़ों को जला सकते हैं अगर उसमें वो गिर जाते हैं। दीज एसिड्स शुड बी हैंडल विद केयर। तो ऐसे एसिड्स को हमें काफी केयरफुली हैंडल करना चाहिए। लेबोरेटरी में जो एसिड्स आपके जनरली जो है उनको वाटर के साथ मिक्स करके उनको डाइल्यूट फॉर्म में यूज किया जाता है, और वाटर में मिलाकर जब हम उन एसिड की कंसंट्रेशन को कम कर देते हैं तो इस तरीके के एसिड्स को डाइल्यूट एसिड्स बोला जाता है। अगर मिनरल एसिड कंसंट्रेटेड फॉर्म में हो तो काफी ज्यादा डेंजरस होता है, इतना डेंजरस होता है कि आपके हाथों पर या कपड़ों पर गिर जाए तो आपके हाथ को और कपड़ों को जला सकता है। दैट्स वाई जब हम लेबोरेटरी में इन एसिड को यूज करते हैं तो डाइल्यूट फॉर्म में इनको यूज करते हैं। डाइल्यूट का मतलब होता है उन एसिड्स में वाटर को मिलाकर जो है उनको वहां पर यूज किया जाता है, और ऐसे वाटर के साथ मिक्स एसिड को जो है डाइल्यूट एसिड बोला जाता है। भैया HCl जो है वो आपका एक मिनरल एसिड भी है जो अर्थ के मिनरल से हम प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये आपको बता दें जो HCl तो एनिमल्स में नहीं, हम तुम में भी पाया जाता है। ये आपके अंदर भी HCl एसिड प्रेजेंट होता है, मेरे अंदर भी HCl एसिड प्रेजेंट होता है, पर वो जो HCl एसिड हमारे स्टोमक में जो है ना, वो इस वजह से जो फूड हम कंज्यूम करते हैं उस फूड के कंज्यूमशन से, उस फूड के डाइजेशन से वो HCl एसिड प्रोड्यूस होता है। हमारे अंदर वो प्रोड्यूस नहीं होता है। जब आप फूड का डाइजेशन होता है डेट्स वाई वहां पर वो HCl एसिड प्रोड्यूस होता है। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि अगर HCl हमारी बॉडी के अंदर है तो इसका मतलब वो ऑर्गेनिक एसिड हो गया या नेचुरली ऑकरिंग हो गया। वो आउटसाइड सोर्स से आपकी बॉडी के अंदर गया है तो इसलिए हम उसको जो है नेचुरली ऑकरिंग एसिड में, ऑर्गेनिक एसिड में काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। इसके बाद देखिएगा हम बात कर रहे थे मिनरल एसिड की कंसंट्रेशन फॉर्म, डाइल्यूट फॉर्म ने आपको बता दिया। आगे चल के हम यहाँ पे डिस्कस भी करेंगे एसिड्स को हम स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड में भी क्लासीफाई कर सकते हैं। तो ये आगे जब टॉपिक इसका आएगा तब हम बात करेंगे, लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए थोड़ा सा छोटा सा डिस्कशन यहाँ पे किया हुआ है, तो हम भी यहाँ पर मेंशन कर देते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं ये सभी के सभी वीक एसिड्स होते हैं, ठीक है। चाहे उसमें एसिडिक एसिड हो, फॉर्मिक एसिड हो, लैक्टिक एसिड हो, ऑक्जेलिक एसिड हो, ठीक है। और ये वीक एसिड होने की वजह से, और ये ऑर्गेनिक एसिड को मैं स्पेशली आपको बताना चाहेंगे, ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं, क्योंकि अब ये सभी जितने भी फूड मटेरियल्स हैं उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो अगर इन एसिड को अगर आप कंज्यूम कर लेते हैं तो आपकी बॉडी को से कोई हार्म नहीं होता है, ठीक है, इनसे में कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन अगर मिनरल एसिड को अगर हम यूज कर लेते हैं, खाने पीने में उनका इस्तेमाल किया जाता है, तो वो हमारी बॉडी को हार्म कर सकते हैं और हमारे लिए वो काफी ज्यादा डेंजरस हो सकते हैं। तो इसलिए दोनों में ये डिफरेंस जरूर है। बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड की, तो जितने भी एसिड्स होते हैं इनको हम दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड में और वीक एसिड में। ये जो तीनों मिनरल एसिड हमने यहाँ पे डिस्कस किए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका फॉर्मूला आप जानते होंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या होता है, HCl। सल्फ्यूरिक एसिड जिसका फॉर्मूला होता है H2SO4, और एक नाइट्रिक एसिड होता है HNO3। ये तीनों जो मिनरल एसिड है ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स में आते हैं। इसके अलग जो बाकी हमने अभी ऑर्गेनिक एसिड डिस्कस किए हैं उनसे अलग भी कुछ और मिनरल एसिड है। एसिडिक एसिड, इथेनोइक एसिड, ये आपका एक वीक एसिड है। फॉर्मिक एसिड आपका ऑर्गेनिक एसिड भी है, ये भी वीक, सभी ऑर्गेनिक एसिड वीक एसिड है, ठीक है। टार्टरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, ये सभी आपके वीक एसिड है।
अब ये स्ट्रॉन्ग क्यों है, वीक क्यों है, इनका डिस्कशन आगे चल के हम बताएंगे कि ये स्ट्रॉन्ग इनको क्यों माना जाता है और उनको वीक क्यों कहा जाता है। तो इट इज ऑब्वियस दैट ऑल द मिनरल एसिड आर स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये बात तो यहाँ पे क्लियर है कि जितने भी मिनरल एसिड होते हैं सभी स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। सिर्फ एक ही मिनरल एसिड ऐसा है कार्बोनिक एसिड जो कि वीक एसिड है, जो यहाँ पर मेंशन किया गया है। स्ट्रॉन्ग एसिड जो है आपके डेंजरस होते हैं पीने के लिए, उनको हम पीने के लिए यूज नहीं कर सकते, और इनके जो डाइल्यूट सॉल्यूशंस होते हैं उनको भी हम पीने के लिए यूज नहीं कर सकते। तो मिनरल एसिड जो होते हैं हमारे खाने पीने के लिए काफी ज्यादा डेंजरस होते हैं, तो इनका खाने पीने के लिए यूज नहीं कर सकते, भले वो कंसंट्रेटेड फॉर्म में हो या डाइल्यूट फॉर्म हो, किसी भी फॉर्म में इनको यूज नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो ऑर्गेनिक एसिड्स होंगे ये वीक एसिड होते हैं, और इनके जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होते हैं वीक एसिड्स के, वो हमारे ड्रिंक करने के लिए काफी ज्यादा सेफ होते हैं, इनको हम आसानी से ड्रिंक कर सकते हैं। वीक होने की वजह से जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं जैसे कि आपका एसिडिक एसिड, सिट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड, इनको हम फूड इंग्रेडिएंट्स में यूज करते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनके अंदर ये एसिड प्रेजेंट होते हैं, हमने एग्जांपल भी आपको दिया था। फॉर एग्जांपल एसिडिक एसिड आपका विनेगर के अंदर प्रेजेंट होता है, और ये विनेगर का यूज किया जाता है आपके पिकल्स को बनाने में, अचार वगैरह बनाने में आप यूज करते हैं इनको। और साथ ही साथ जो आपके टमाटो केचप वगैरह होते हैं वहाँ पे विनेगर का यूज किया जाता है, चाउमीन में भी यूज किया जाता है, आपको पता है। टार्टरिक एसिड का यूज बेकिंग पाउडर में किया जाता है। बेकिंग पाउडर का यूज आपको पता है कहाँ करते हैं, बेकिंग पाउडर को हम यूज करते हैं भटूरे बनाने के लिए, साथ ही साथ जो केक वगैरह होते हैं उनको बनाने के लिए, ठीक है। और कार्बोनिक एसिड जो है वो आपका यूज किया जाता है जो फिजी सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं सोडा वाटर में। जो सोडा वाटर है, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं उसमें कार्बोनिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो the reason for the some acid being strong, other being weak will be explained later on this chapter। तो ये बता रहे थे यहाँ पर कि जो आपके वीक एसिड होते हैं तो उनकी जो डाइल्यूट फॉर्म होती है उनको हम खाने पीने के लिए यूज कर सकते हैं, और कौन कौन से वीक एसिड को कहाँ कहाँ पर यूज किया जाता है वो आपको एग्जाम्पल के जरिए यहाँ पर बताया गया। और इनके स्ट्रॉन्ग और वीक होने का जो रीजन था वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। आगे टॉपिक है हमारा कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड। तो कंसंट्रेटेड डाइल्यूट एसिड अभी हमने पीछे भी डिस्कस किया था, लेकिन थोड़ा केमिकली इसकी क्या डेफिनेशन होगी वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। A concentrated acid is one which contains the minimum possible amount of water। तो concentrated acid ऐसे एसिड होते हैं जिसमें वाटर की मिनिमम अमाउंट प्रेजेंट होती है। एक तो ध्यान रखिएगा, पहले आपको मैं इस बात को बता दूं कि कोई भी जो एसिड होता है ना विदाउट वाटर अपना एसिडिक करेक्टर शो नहीं कर सकता है। ये सभी के सभी एसिड जो होते हैं सॉल्यूशंस की फॉर्म में होते हैं, तो इनका वाटर के साथ इनका मिक्स होना जरूरी होता है। तो इसलिए ऐसे एसिड जिसमें एसिड ज्यादा होगा वाटर कम होगा, वाटर की बिल्कुल मिनिमम अमाउंट होगी, तो वो एसिड आपके कंसंट्रेटेड एसिड होंगे, ठीक है। सपोज कर लीजिएगा किसी में अगर 90% अगर एसिड है और 10% वहां पे वाटर है, तो दैट मीन्स वो एसिड आपका कंसंट्रेटेड एसिड होगा। द कंसंट्रेशन ऑफ एन एसिड इज डिक्रीज बाय एडिंग मोर वाटर टू इट। अगर हम किसी एसिड की कंसंट्रेशन को अगर डिक्रीज करना चाहते हैं तो उसमें हम वाटर को ऐड करके उसकी कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर सकते हैं। जब किसी कंसंट्रेटेड एसिड में हम वाटर को ऐड कर देते हैं तो उससे डाइल्यूट एसिड बन जाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि डाइल्यूट एसिड आपका एक ऐसा एसिड होगा जिसमें वाटर की अमाउंट ज्यादा होगी। वाटर अगर कम अमाउंट में है तो एसिड कंसंट्रेटेड है, लेकिन वाटर अगर ज्यादा अमाउंट में है तो इसका मतलब वो डाइल्यूट एसिड होगा, ठीक है। इट मीन्स अगर 90% 10% हमने आपको बताया कि 90% एसिड है 10% वाटर है तो वो आपका कंसंट्रेटेड एसिड है। लेकिन किसमें 60% एसिड है 40% वाटर है, इट मीन्स वाटर इसमें ज्यादा है। ज्यादा का मतलब ये है कि 10% से ज्यादा है, तो इसका मतलब ये एसिड जो होगा आपके कंसंट्रेटेड एसिड के कंपेयर में डाइल्यूट होगा, ठीक है। तो ज्यादा का मतलब ये नहीं कह रहे कि वहां पर एसिड को कम कर दो वाटर को ज्यादा कर दो तभी वो डाइल्यूट की फॉर्म में आएगा। तो दैट मीन्स दो जब एसिड को कंपेयर किया जाता है आपस में तब हम ये वर्ड यूज करते हैं कि कौन सा कंसंट्रेटेड है कौन सा डाइल्यूट है। आगे यहाँ पे डिस्कस किया गया डाइल्यूटिंग एसिड्स। किसी एसिड को हम डाइल्यूट करेंगे कैसे, जैसे अभी हमने यहाँ पे बात की कि कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट बनाने के लिए वाटर को ऐड किया जाता है, लेकिन वाटर को ऐड करने का प्रोसीजर क्या होगा, क्योंकि ये प्रोसीजर बहुत ही केयरफुली करना होता है, उसी को यहाँ पर एक्सप्लेन किया जा रहा है। ए डाइल्यूट एसिड इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग द कंसंट्रेटेड एसिड विद वाटर। तो डाइल्यूट एसिड तब ऑब्टेन्ड होता है जब किसी कंसंट्रेटेड एसिड को वाटर में मिक्स कर देते हैं। द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग कंसंट्रेटेड एसिड विद वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक। और ये बता रहे हैं कि जब हम किसी कंसंट्रेटेड एसिड में वाटर को मिलाते हैं तो प्रोसेस हाईली एक्सोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक आपको याद होंगे, आपने पहले चैप्टर में पढ़े थे। एक्सोथर्मिक ऐसी केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसमें हीट इवॉल्व होती है। तो कंसंट्रेटेड एसिड में जब भी वाटर मिलाया जाएगा तो लॉट ऑफ हीट वहां पे प्रोड्यूस होती है। तो व्हेन ए कंसंट्रेटेड एसिड वाटर और मिक्स, जब ये दोनों को मिलाया जाता है तो लार्ज अमाउंट में हीट वहां पर इवॉल्व हो जाती है। तो डाइल्यूशन ऑफ कंसंट्रेटेड एसिड should always be done by adding concentrated acid to water gradually by and with a string and not by adding water to the concentrated acid। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि एसिड और वाटर को मिलाया कैसे जाएगा।
यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जब भी हमें किसी कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट बनाना होता है तो हमें कभी भी एसिड में वाटर को नहीं मिलाना चाहिए। कभी भी एसिड के अंदर हमें वाटर को नहीं मिलाना चाहिए, बल्कि हमें क्या करना चाहिए, हमें वाटर में एसिड को मिलाना चाहिए। वो भी धीरे धीरे करके उसको लगातार स्टिर भी करते रहना चाहिए। स्टिर का मतलब ये है कि उसमें लगातार उसको हमें शेक करते रहना चाहिए कि जिससे कि अगर वहाँ पे हीट इवॉल्व हो तो वो हीट जो उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। ठीक है, आगे इसको बता रहे हैं यहाँ पर। तो when a concentrated acid is added to water by preparing a dilute acid, then the heat is evolved gradually। तो जब concentrated acid को हम वाटर में मिलाते हैं उसको डाइल्यूट एसिड बनाने के लिए, तो वहाँ पे जो हीट है वो आपके एक तो इवॉल्व होती है, अब वो आसानी से एब्जॉर्ब हो जाते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर की वजह से। ठीक है, जब एसिड को वाटर में मिलाया जाएगा तो हीट तो वहाँ पर भी इवॉल्व होगी, लेकिन क्योंकि वाटर की अमाउंट वहाँ पे ज़्यादा है तो वो हीट उस वाटर के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी और जिसकी वजह से कोई वहाँ पर डैमेज नहीं होगा। ठीक है, लेकिन इफ हाउएवर वाटर इज एडिड टू कंसंट्रेटेड एसिड, अगर हम उल्टा करते हम वाटर में कंसंट्रेटेड एसिड को मिलाते तो ऐसी कंडीशन में लार्ज अमाउंट में हीट इवॉल्व होती और जो वो हीट थी वो वहां पर एब्जॉर्ब नहीं हो पाता और इस हीट की वजह से जो भी वाटर वहां पे मिलाया जाता वो वाटर उस हीट की वजह से एकदम से स्टीम में कन्वर्ट हो जाता। अब वो स्टीम एकदम से एक्सप्लोसिवली जो है वहां पे स्प्लैश करती और स्प्लैश करके आपके स्किन पर, आपके कपड़ों पर गिर सकती थी और आपको वो जलाने का काम कर सकती थी। इसलिए कभी भी हमें एसिड में वाटर को नहीं मिलाना चाहिए, बल्कि वाटर में एसिड को मिलाना चाहिए। वो आपको इस टॉपिक में यहाँ पर समझाया जा रहा है। ठीक है, तो एक तो ये बात ध्यान रखिए कि कंसंट्रेटेड एसिड डाइल्यूट एसिड में क्या डिफरेंस होता है और किसी एसिड को डाइल्यूट कैसे किया जाता है और ऐसा हम क्यों करते हैं उसको यहाँ पर एक्सप्लेन किया जा रहा था। अगले टॉपिक पर हम आते हैं जो कि हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। तो ये जो एसिड्स होते हैं इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं उनको ध्यान से समझ लीजिएगा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी, द एसिड्स हैव सॉर टेस्ट। जितने भी एसिड्स होते हैं वो सभी के सभी टेस्ट में काफी सॉर होते हैं, दैट मींस ये सभी के सभी खट्टे होते हैं। ये सभी एसिड की प्रॉपर्टी है। नंबर टू, एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। जो एसिड्स होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। ये आपने पढ़ा था इंडिकेटर में भी कि जितने भी एसिड्स होते हैं वो सभी के सभी ब्लू लिटमस को रेड करने का काम करते हैं। ठीक है, ये इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी है। थर्ड, एसिड सॉल्यूशंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एसिड सॉल्यूशन जो होते हैं, जब भी एसिड के सॉल्यूशन बनाते हैं तो आसानी से इलेक्ट्रिसिटी को वो कंडक्ट कर लेते हैं, दैट मींस इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। जिन सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास हो जाती है उनको इलेक्ट्रोलाइट्स बोला जाता है। तो इसलिए एसिड सॉल्यूशन जो होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि एसिड सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी आसानी से कंडक्ट हो जाती है। वो क्यों कंडक्ट हो जाते हैं उसके पीछे रीजन ये है कि जब भी किसी एसिड को वाटर में डिसोल्व किया जाता है तो एसिड वहां पे जाके स्प्लिट हो जाता है और जब कोई एसिड स्प्लिट होता है तो वहां पे चार्ज पार्टिकल बन जाते हैं। चार्ज पार्टिकल का मतलब वहां पे आयंस बन जाते हैं, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन ये वहां पे प्रेजेंट होते हैं। और कहीं पर भी अगर ये पॉजिटिव और नेगेटिव पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन आसानी से हो जाता है। तो डेट्स वाई इलेक्ट्रिसिटी का जो सॉरी एसिड सॉल्यूशन जो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से कंडक्ट कर लेते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी पर आते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं कि एसिड्स रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। जब भी कोई एसिड मेटल के साथ में रिएक्शन करता है तो वो हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पर अपनी एक सबसे कॉमन रिएक्शन को आप मेंशन कर सकते हैं। आपको पता है जिंक एक मेटल है, जब इसकी रिएक्शन कराई जाती है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में तो क्या बनता है, जिंक सल्फेट बनता है और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस वहाँ पर इवॉल्व होती है। तो ये रिएक्शन यहाँ पर एग्जाम्पल में आप दे सकते हैं। तो ये फिफ्थ प्रॉपर्टी थी कि जब भी कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो वहां पर हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व हो जाती है। ठीक है, आगे देखिएगा। इसमें साथ साथ ये भी बताया गया है कि प्लीज नोट दैट द कर्ड एंड द अदर्स और फूड स्टफ, जो दही होती हैं या दूसरे जो आपके खट्टे खाने की चीजें होती हैं जैसे कि विनेगर, लेमन जूस, ऑरेंज जूस जो है, इनको हमें कभी भी मेटल वेसल्स में नहीं रखना चाहिए, जैसे कि कॉपर में या ब्रास के वेसल में इनको नहीं रखना चाहिए। दही वगैरह या जितने भी खाने की खट्टी चीज़ें होती हैं, चाहे वो लेमन जूस हो, ऑरेंज जूस हो, इनको हमें कभी भी किसी मेटल वेसल में जैसे कि कॉपर या ब्रास के वेसल में नहीं रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए उसको एक्सप्लेन यहाँ पे किया जा रहा है। दिस इज बिकॉज कर्ड एंड अदर्स और फूड स्टफ्स कंटेन एसिड्स विच कैन रिएक्ट विद द मेटल ऑफ द वेसल टू फॉर्म पॉइजनस मेटल कंपाउंड विच कैन कॉज फूड पॉइजनिंग एंड डैमेज अवर हेल्थ। तो उसका रीजन ये दिया जा रहा है, चाहे वो कर्ड हो ये दूसरे सौर फूड स्टफ्स हो, इनके अंदर एसिड प्रेजेंट होता है। ये एसिड उस वेसल के मेटल के साथ में रिएक्शन करता है और एक पॉइजनस मेटल कंपाउंड बनाता है, एक पॉइजनस मेटल कंपाउंड बनाता है और इसकी बनने की वजह से जो है फूड पॉइजनिंग हो सकती है और हमारी हेल्थ जो है वो डैमेज हो सकती है। तो ये जो खाने की खट्टी चीज़ें होती हैं इनको हमें कभी भी तांबे के बर्तनों में या पीतल के बर्तनों में इसको नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जो एसिड प्रेजेंट होता है उन खट्टी चीज़ों के अंदर
वो उस तांबे से या पीतल के साथ रिएक्शन करके एक पॉइजनस मेटल कंपाउंड बनाएगा, और उस फूड को कंज्यूम करने से हमें फूड पॉइजनिंग हो सकती है और हमारी हेल्थ जो डैमेज हो सकती है। ये यहाँ पर एक्सप्लेन किया जा रहा है। हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर आते हैं। एसिड्स रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। जब भी कोई एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन करेगा या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस वहां पर इवॉल्व होगी। इस रिएक्शन में आपको दो चीजें मैं बताना चाहूंगा। एक तो मेटल कार्बोनेट्स या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ये नेचर में बेसिक होते हैं। ये जितने भी कार्बोनेट्स होते हैं या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट होते हैं, ये नेचर में बेसिक होते हैं। और जब भी कोई एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई कर देते हैं, क्योंकि एसिड और बेस ये दोनों एक दूसरे के, हम कह सकते हैं कि एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो इसलिए जब भी एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं दो चीजें तो वहां पर हमेशा बनेंगी ही बनेंगी, एक तो सॉल्ट और एक वाटर। अब प्लस यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस और यहाँ पे रिलीज हो रही है, वो इसलिए क्योंकि जो कंपाउंड था उसमें कार्बोनेट प्रेजेंट है। अगर किसी कंपाउंड में कार्बोनेट प्रेजेंट है तो जब भी वो रिएक्शन करता है तो वहां पे CO2 गैस का जो इवोल्यूशन है वो लगभग वहां पर होता ही होता है। तो इसलिए जब भी एक एसिड और मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनता है और साथ ही साथ CO2 गैस वहां पर इवॉल्व होती है। दो रिएक्शन यहाँ पर दिखाई गई हैं, आप देख सकते हैं। पहली रिएक्शन में आप देख सकते हैं जब सोडियम कार्बोनेट रिएक्शन करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में तो सॉल्ट बनता है वहां पर सोडियम क्लोराइड, CO2 गैस वहां पर इवॉल्व होते हैं और प्लस बनता है वाटर। ठीक है, सेम रिएक्शन यहाँ पर होगी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में। ये जो NaHCO3 है इसे बोलते हैं हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। HCO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, शायद आपने क्लास 9 में भी पढ़ा था। इसे हम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोले या बाइकार्बोनेट बोले, दोनों एक ही बात होती है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी जब HCl के साथ में रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट बनेगा NaCl, वाटर बनेगा, साथ ही साथ CO2 गैस का इवोल्यूशन होगा। तो बस ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। भाई जिनकी स्क्रीन ब्लैक आ रही है वो प्लीज लीव करके दोबारा से इन कर लीजिएगा, हो सकता है वो वहां पर थोड़ा सा नेटवर्क की वजह से ऐसा हो जाता है, क्योंकि मैंने कोई स्क्रीन ब्लैक नहीं कर रखी है। मैं तो जैसे स्क्रीन है उसी स्क्रीन के साथ यहाँ पर क्लास को अटेंड कर रहा हूँ। तो जब भी कोई एसिड किसी मेटल कार्बोनेट के साथ में या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन करता है तो वहां पर एक सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा और CO2 गैस का इवोल्यूशन होगा। ठीक है, और जब भी इस रिएक्शन को दिखाएंगे तो आप मेटल कार्बोनेट में सोडियम कार्बोनेट को यूज कर सकते हैं, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को यूज कर सकते हैं, और एसिड में आप कुछ भी ले सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड, और फिर रिएक्शन करके आप एक सॉल्ट बना दीजिएगा, एक CO2 गैस का इवोल्यूशन और प्लस वाटर। ठीक है, ये रिएक्शन आप खुद भी लिख सकते हैं। इसके बाद इसमें एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, उसको हम बाद में करेंगे, पहले हम प्रॉपर्टीज को कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसमें ये, एसिड्स रिएक्ट विद बेसिस, एसिड रिएक्ट विद बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। एसिड जो होते हैं बेसिस के साथ में रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। ये अभी हमने बोला भी था कि एसिड्स और बेसिस ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल एंटी प्रोसेस, मतलब एक दूसरे के बिल्कुल एंटी सब्सटेंस होते हैं, जो दोनों एक दूसरे से जब भी रिएक्शन करते हैं तो एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई करने का काम करते हैं। तो जब भी इनकी आपस में रिएक्शन होती है तो हमेशा सॉल्ट और वाटर बनते ही बनते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और ध्यान रखिएगा जब भी एक एसिड और बेस की आपस में रिएक्शन होती है तो उस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोला जाता है। एसिड और बेस की रिएक्शन को हमेशा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं। रिएक्शन दिखाने के लिए आप कोई भी एसिड और कोई भी बेस यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे बेस को में लिया गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक स्ट्रॉन्ग बेस है। एसिड में लिया गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब ये रिएक्शन करेंगे तो सॉल्ट क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा सोडियम क्लोराइड, और वाटर बने में तो आपको पता ही है H2O। ठीक है, इस रिएक्शन को आप आसानी से लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिएगा, एसिड्स रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। एसिड जब भी मेटल ऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करते हैं तो वहां पर भी सॉल्ट और वाटर ही बनते हैं। एसिड और मेटल ऑक्साइड के रिएक्शन पर भी सॉल्ट और वाटर ही बनते हैं। वो इसलिए क्योंकि जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो भी नेचर में बेसिक होते हैं। मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो भी नेचर में बेसिक होते हैं। और आपको जैसे बता रहे हैं बार बार कि पिछली 3 प्रॉपर्टीज के से कि जब भी किसी एसिड और बेसिक सब्सटेंस की रिएक्शन होती है तो वहां पे सॉल्ट और वाटर ही बनते हैं। तो इसलिए यहाँ पर इस रिएक्शन को दिखाने के लिए यहाँ पर एसिड यूज किया गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मेटल ऑक्साइड यूज किया गया कॉपर ऑक्साइड। जब इन दोनों की रिएक्शन होगी तो सॉल्ट बनेगा कॉपर क्लोराइड और वाटर बनेगा H2O। ठीक है, तो ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी कि एसिड जब भी मेटल ऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करेगा तो बनाएगा कॉपर क्लोराइड और वाटर। इसकी लास्ट प्रॉपर्टी है एसिड्स हैव कोरोसिव नेचर। जो एसिड्स होते हैं उनका नेचर काफी ज्यादा कोरोसिव होता है। कोरोसिव का मतलब आपको बताया गया था,
कोरोजन, सॉरी कोरोजन आपने ये टॉपिक पढ़ा था क्लास में नहीं, इसी क्लास में पढ़ा था, पहले चैप्टर के लास्ट में पढ़ा था। तो ये कोरोजन से वर्ड कोरोसिव निकाला गया, डेट मीन्स किसी चीज को आसानी से डैमेज कर देते हैं, ये उसी के बारे में यहाँ पे बोला गया है। द मिनरल एसिड causes the severe burns on the skin and attack and eat up the material like the cloth, wood, metal structure and stonework so that they are said to be corrosive। तो ये जो मिनरल एसिड्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा बर्न कर देते हैं जब भी किसी पर्सन के स्किन पे ही गिर जाते हैं, ठीक है, या किसी भी मेटल सरफेस पर, किसी भी स्ट्रक्चर पर जब ये गिर जाते हैं तो एकदम से उसको खराब करने का काम कर देते हैं, चाहे वो सरफेस किसी क्लॉथ का हो, स्किन हो, वुड हो, मेटल का हो या स्टोन वर्क हो, जब भी किसी की सरफेस पे गिरेंगे तो एकदम से उसको वो बहुत ज़्यादा बर्न कर देते हैं और उसको सरफेस को खराब कर देते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया कि जो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, अगर वो एक्सीडेंटली अगर हमारे स्किन पे गिर जाता है, कपड़ों पे गिर जाता है, किसी लकड़ी पे गिर जाता है, तो एकदम से वो स्किन को बहुत ज़्यादा जला देता है, ठीक है। तो इट कज द प्रोड्यूसिंग, और एक ब्लैक स्पॉट जो है वहाँ पर उसके सरफेस पे, और साथ ही साथ अगर कपड़ों पे गिर जाता है तो कपड़ों को जला देता है, किसी लकड़ी पे गिर जाता है तो लकड़ी पर जो एक ब्लैक स्पॉट सा वो बना देता है उसके सरफेस पर। तो ऑल द थ्री कॉमन मिनरल एसिड, ये तीनों जो कॉमन मिनरल एसिड है, चाहे वो सल्फ्यूरिक एसिड हो, चाहे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो, नाइट्रिक एसिड हो, ये बहुत ज़्यादा कोरोसिव होते हैं जब इनको कंसनट्रेटेड फॉर्म में यूज़ किया जाता है। इसलिए जब भी हम इनको यूज़ करें तो हमें बहुत ही ज़्यादा केयरफुली से इनको यूज़ करना चाहिए। एसिड्स को हम कभी भी मेटल कंटेनर्स में नहीं रखते, आपको पता था लेबोरेटरी के अंदर भी इससे बचने के लिए है कि भैया इनको यूज़ जो है केयरफुली से इनको हैंडल कीजिएगा। ऐसा तो है नहीं कि कंसनट्रेटेड एसिड आपको प्रैक्टिकली या डेली यूज़ करना होता है, ठीक है, वो आपके लिए बिल्कुल अवेलेबल नहीं रहता है, क्योंकि कहीं पर भी अगर कंसनट्रेटेड एसिड होता है तो उसको बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस में उसको रखा जाता है, बच्चों को ही आसानी से अवेलेबल नहीं कराया जाता है। कभी आपको लगे कि स्कूल के लैब में जाके आप इसको ले लेंगे, क्योंकि वहाँ पे लैब असिस्टेंट होते हैं, वो आपको आसानी से वो देंगे नहीं, क्योंकि पता है इसका मिसयूज़ वहाँ पर हो सकता है। तो इसलिए, और बचने का तो तरीका ये है कि भैया इसको केयरफुली आप हैंडल कीजिएगा। अगर सपोज कीजिएगा आपको किसी ने अलाउ कर भी दिया लेने के लिए, तो आपको इसको बहुत ज़्यादा केयरफुली वहाँ पे यूज़ करना होगा, अदरवाइज आप अपने आप को भी डैमेज कर सकते हैं। आगे बता रहे हैं कि एसिड्स को कभी भी जो है मेटल कंटेनर्स में नहीं रखा जाता है, ठीक है। इनको जो है हम हमेशा, क्योंकि अगर मेटल कंटेनर में इनको रखेंगे तो क्या होगा, मेटल के सरफेस को वो जो है धीरे धीरे करके कोरोड कर देंगे, उसको खराब कर देंगे। तो इनको जो है आपके ऐसे कंटेनर्स में रखा जाता है जो कि मोटे ग्लास के जो बने होते हैं, मोटे कांच के जो बने हुए होते हैं, जो सिरेमिक जो कांच के बने हुए होते हैं, इस तरीके के कंटेनर्स में उसको रखा जाता है, क्योंकि वो आसानी से एसिड से अटैक नहीं होता है। और साथ ही साथ में बता रखा है, इन एडिशन टू द कंसनट्रेटेड मिनरल एसिड, द स्ट्रॉन्ग बेसिस जो होते हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है, ये भी काफ़ी ज़्यादा कोरोसिव होते हैं और आसानी से अटैक कर देते हैं और डिस्ट्रॉय कर देते हैं जब भी किसी स्किन के ऊपर गिर जाते हैं। In order to warn the people about the dangerous corrosive nature of the mineral acid and the strong bases, a hazard warning sign is usually printed on their containers। तो जिन भी कंटेनर्स में ये एसिड रखे जाते हैं उन कंटेनर के ऊपर जो है ये सिंबल जो है ये आपका बना हुआ होता है, साइन बना हुआ होता है, जिससे पर्सन को पता लग जाता है कि भाई अगर आप इसको अगर थोड़ा सा मिसयूज अगर आप इसका करेंगे, सही तरीके से आप इसको यूज़ नहीं करेंगे, तो ये आपको जलाने का काम कर सकते हैं, आपको डैमेज करने का काम ये कर सकता है। तो इसलिए हमेशा वार्निंग साइन वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारी प्रॉपर्टीज कंप्लीट हुई एसिड्स की, मैं इनको जल्दी से रिपीट कर देता हूँ। हमने 8 प्रॉपर्टीज यहाँ पे डिस्कस करी। 4 प्रॉपर्टीज थी कि एसिड्स हैव सॉर टेस्ट, सेकंड था एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, थर्ड था एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, फोर्थ था एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर, जो अभी हमने डिस्कस की। ये 4 आपकी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो विदाउट रिएक्शन थी। बाकी की 4 प्रॉपर्टीज वो हैं जिनमें हम केमिकल रिएक्शन के साथ, केमिकल इक्वेशन के साथ उनको मेंशन कर सकते हैं। नंबर 1 और नंबर 5 थी इसमें कि एसिड जब भी मेटल के साथ में रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करते हैं, जिसमें आप रिएक्शन दे सकते हैं Zn + H2SO4 = ZnSO4 + H2। इसके बाद हमने डिस्कस की थी एसिड जब भी मेटल कार्बोनेट के साथ में या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन करेगा तो बनाएगा सॉल्ट, वाटर और साथ ही साथ CO2 गैस का इवोल्यूशन होगा, ठीक है। इसमें आप सोडियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन पर सोडियम क्लोराइड बना सकते हैं, CO2 गैस को इवॉल्व करा सकते हैं, प्लस वाटर को दिखा सकते हैं। और ऐसे ही रिएक्शन आपके सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaCO3 की आप HCl के साथ में करके दिखा सकते हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि एसिड जब भी रिएक्शन करते हैं किसी बेस के साथ में तो वहाँ पे सॉल्ट और वाटर बनता है और इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोला जाता है।